फ्राइज रीअरेंजमेंट रिएक्शन कैसे होती है ये वाला पार्ट देखा था। ठीक है, अभी हम लोग दूसरी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रीअरेंजमेंट रिएक्शन है उसकी तरफ बढ़ते हैं। इस रीअरेंजमेंट रिएक्शन को हम लोग कहते हैं क्लासन रीअरेंजमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो ये वाला पार्ट हम लोग अभी करने जा रहे हैं। तो दिस इज़ योर क्लासन रीअरेंजमेंट रिएक्शन। अब देखो जरा, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं बता रही हूँ। रिएक्शन के मैकेनिज्म अगर तुम भूल भी जाओ ना चलेगा, बट रिएक्शन में आप मतलब प्रोडक्ट कैसे लिख रहे हो, ठीक है, ये याद होना चाहिए कि अच्छा इसको यहाँ शिफ्ट कर देंगे, इसको यहाँ शिफ्ट कर देंगे। दूसरा, सबस्ट्रेट वगैरह पता होने चाहिए कि इस कंडीशन में रिएक्शन होगी वगैरह, क्योंकि कोई तुम्हारा थियरी पेपर नहीं लेने वाला है। ठीक है, वहाँ पे रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सी है और वहाँ पे कौन सा वाला रिएक्शन इंटरमीडिएट बन रहा है वगैरह वगैरह। तो ऐसे में क्लासन रीअरेंजमेंट का मान लेते हैं। मैं पहले बताती हूँ कि इस रिएक्शन को जब जब ये मैंने सॉल्व किया है इसके क्वेश्चन, मैंने इसकी प्रैक्टिस के थ्रू आप इसको याद रखना। अगर तुम प्रैक्टिस के वाया नहीं करोगे, तुम ऐसा करोगे करके कि डायरेक्टली पेपर में हम डायरेक्ट सवाल बनाने बैठ जाएंगे तो क्लासन में हम अटक जाते हैं। मैं क्लासन की वजह से हमेशा मैं मैकेनिज्म के थ्रू ही प्रोडक्ट बनाती आई हूँ, क्योंकि उसमें कैसा रहता है गलत होने के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं और उसमें थोड़े रूल्स आपके फ्राइज के कंपेयर में ज़्यादा हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग बातचीत कर लेते हैं कि किस तरीके से फ्राइज रीअरेंजमेंट रिएक्शन और आपका क्लासन अलग है। तो पहले हम लोग ये देखो, जब तुम लोगों ने फ्राइज रीअरेंजमेंट रिएक्शन के लिए जो सबस्ट्रेट लिया था, ठीक है, वो सबस्ट्रेट एक्चुअल में क्या लिए थे आप वहाँ पर, कि फ्राइज रीअरेंजमेंट में सबसे पहले हम लोगों ने लिया था एक फिनॉल और उस फिनॉल का ट्रीटमेंट करवाया था एसिड हैलाइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन, है ना। मान लेते हैं मैंने एक एसिड हैलाइड ले लिया और उसके बाद मैं उसका करके ट्रीटमेंट करा रही हूँ फिनॉल के साथ। तो देखो ये चीज़ किस तरीके से कन्वर्ट हो जाती है। आपका यहाँ से Cl निकलता है और वहाँ से आपका H निकलता है। वो ट्रिक है एक्चुअल में उसकी, और कुछ नहीं। ठीक है, और मैकेनिज्म नहीं है। तो ये वाला Cl आपने रिमूव कर लिया यहाँ से और ये वाला H, तो यहाँ पे प्रोडक्ट बन जाता है आपका इस तरीके से रिंग, और रिंग के ऊपर आ जाएगा O से कनेक्ट होगा C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे आ जाएगा CH3 करके। ठीक है, और तो यहाँ पे आ गया तुम्हारे पास CH3 डन। अब यहाँ पे जब हम लोग ये वाला पार्ट देखेंगे, तुम्हारा कौन सा वाला पार्ट जिसमें हमें क्लासन करना है, तो देखो क्लासन किस तरीके से अलग है। जैसे यहाँ पे आ गया तुम्हारे पास फिनॉल, फिनॉल तो रहेगा ही रहेगा, ये हम लोगों का फ्राइज का सबस्ट्रेट था। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आपका सबस्ट्रेट क्या है। यहाँ पे सबस्ट्रेट बनाने के लिए हम लोग एसिड हैलाइड्स को यूज़ नहीं करते हैं, यहाँ पे हम लोग अल्काइल हैलाइड्स यूज़ करते हैं। बट अल्काइल हैलाइड्स में भी हम लोग स्पेशली अलाइल हैलाइड्स यूज़ करते हैं, राइट। यहाँ पे हम लोग क्या यूज़ करते हैं, एलाइल हैलाइड्स। मेरे हिसाब से अलाइल विनाइल, इनमें अब तुम्हें डिफरेंस क्लियर है। तो यहाँ पे आप एलाइल हैलाइड यूज़ करते हो। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने ले लिया CH2 और उसके बाद यहाँ पे ले लिया डबल बॉन्ड CH, फिर सिंगल बॉन्ड CH2 और फिर इस तरीके से Br। ठीक है, तो यहाँ से Br निकलेगा, यहाँ से H निकलेगा जैसा ऊपर निकाला था, और इस वाले हिस्से को ज्वाइन कर दो। ठीक है, तो ये चीज़ देखो क्या हो जाएगी, आपके पास रिंग है और फिर वहाँ पे O है, O से कनेक्ट कर दिया तुमने क्या, CH2, फिर CH2 से क्या कनेक्टेड है, सिंगल बॉन्ड CH और फिर डबल बॉन्ड CH2। तो अब तुम्हारे क्लासन रिएक्शन का सबस्ट्रेट रहने वाला है ये। क्या लगता है तुम्हें, जो ऊपर में फ्राइज के लिए सबस्ट्रेट था, वो फ्राइज वाला सबस्ट्रेट कौन था, वो था आपका एक फिनाइल ईस्टर। ठीक है, और तुम्हें यहाँ पे क्या लगता है कि यहाँ पे कौन है आप लोगों का सबस्ट्रेट, तो यहाँ पे ईस्टर नहीं, यहाँ पे सबस्ट्रेट होता है ईथर। ठीक है, यहाँ पे सबस्ट्रेट होता है ईथर, जिसके एक तरफ लगा होता है इन जनरल अलाइल ग्रुप और एक तरफ लगा होता है इन जनरल फिनाइल ग्रुप। तो इसे हम लोग कहते हैं एलाइल फिनाइल ईथर। ठीक है, तो पहले क्लासन और फ्राइज के बीच का डिफरेंस हमने समझ लिया कि जो सबस्ट्रेट है वो फ्राइज रीअरेंजमेंट में आपने जो यूज़ किया है वो था एक फिनाइल ईस्टर, और यहाँ पे जो तुम सबस्ट्रेट यूज़ कर रहे हो वो सबस्ट्रेट कौन है आप लोगों का, एलाइल फिनाइल ईथर। ठीक है, कोई इशू इसमें। अच्छा, फिर अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। दूसरी एक और इम्पॉर्टेंट बातचीत जो तुम्हें यहाँ पता होनी चाहिए वो ये कि इस रिएक्शन में
हम लोगों ने एसिड हैलाइड यूज़ किए थे यहाँ पे, और यहाँ पे हम लोग एक्चुअल में क्या यूज़ कर रहे हैं तुम लोगों का, आपका एलाइल हैलाइड, ठीक है। अच्छा, फिर अभी जैसे आगे अगर मैं बढ़ी तो इस रिएक्शन में जैसे अगर हमने ये सबस्ट्रेट चूज़ कर लिया तो पहले तो हमें ये बात क्लियर हो गई कि इस क्वेश्चन का सबस्ट्रेट कौन रहने वाला है, ठीक है। अच्छा, तो सबस्ट्रेट हमें पता चल गया, वो रहेगा आपका अलाइल फिनाइल ईथर। तो अलाइल फिनाइल ईथर ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है। अब इस अलाइल फिनाइल ईथर का मैं क्या करूं, तो इस अलाइल फिनाइल ईथर को आपको बस सिंपली हीट करना है, ठीक है। आपको यहाँ पे कुछ रीअरेंजमेंट वगैरह करने की झंझट नहीं है, मतलब कोई रिएजेंट वगैरह डालने की झंझट नहीं है, इसे सिंपली तुमको हीट करना है। तो जब तुम इसे हीट करते हो लगभग 200 डिग्री सेल्सियस के मतलब अराउंड, तो होता ये है कि ये जैसे अगर आपके पास ये आपका सबस्ट्रेट है, यहाँ पे O है, फिर यहाँ CH2 है, यहाँ CH है, ये डबल बॉन्ड CH2 है, तो ये ग्रुप ना अपनी जगह छोड़ के इस ऑर्थो पोजीशन पे आ जाता है। जैसा तुम लोगों के फ्राइज में हुआ था ना, सेम टू सेम वो ग्रुप अपनी जगह छोड़ देगा और कहाँ पे आ जाएगा, ऑर्थो की पोजीशन पे आ जाएगा वो करके, ठीक है। इस तरीके से होता है ये वाला काम। तो जब वो ऑर्थो की पोजीशन पे आ गया, ठीक है, तो अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है याद रखने की कि जैसे फ्राइज में ऑर्थो प्रोडक्ट और पैरा प्रोडक्ट दोनों बनते थे, जो काफ़ी हद तक टेम्परेचर भी उसको कंट्रोल करता था, लेकिन यहाँ पे क्लासन रिएक्शन में आपको सिर्फ और सिर्फ ऑर्थो प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे पैरा प्रोडक्ट नहीं मिलता है, इस पॉइंट को नोट डाउन कर लेना कॉपी में। और दूसरी बात, अगर मान लेते हैं तुम्हारे आपका दोनों, जैसे हमारे पास टोटल कितनी ऑर्थो पोजिशंस है, 2 ऑर्थो पोजिशंस हैं, मान लेते हैं यहाँ पर आपकी दोनों ऑर्थो पोजिशंस को मैंने ब्लॉक करके रखा है, वहाँ पे मैंने कोई ग्रुप लगा दिया है, ठीक है। यहाँ पे मैंने कोई ग्रुप लगा दिए हैं G। तो फिर अब अगर मैं इसको हीट करूँगी तो क्या ये चीज़ क्लासन रीअरेंजमेंट अब होगा क्या? हाँ, अब यहाँ पे क्लासन रीअरेंजमेंट होगा, लेकिन अब ये जो ग्रुप है अब ऑर्थो पोजिशन पे तो जा नहीं सकता, क्योंकि दोनों ही ऑर्थो पोजिशन को आपने भर दिया है। तो फिर ये मजबूरी में कहाँ जाएगा, आपकी पैरा पोजिशन पे, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट क्लासन का जब आप हेडिंग डालोगे तो उसमें ये चीज़ सबसे टॉप पे लिख लेना कि क्लासन का सबस्ट्रेट किस तरीके से फॉर्म किया जाता है। पॉइंट नंबर 2 ये लिख लेना कि इस क्वेश्चन में एक्चुअल में सबस्ट्रेट एक अलाइल फिनाइल ईथर होता है और आपको अलाइल ही लेना है, ठीक है, अलाइल ही लेना है। और तीसरा, इसमें हमें कोई रिएजेंट की खास नीड नहीं पड़ती है, सिर्फ हीटिंग करते हैं 200 डिग्री सेल्सियस पे तो हो जाता है। पॉइंट नंबर 4 कि अगर आपको कोई प्रोडक्ट लिखना हो तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनता है वो प्रोडक्ट होता है आपका ऑर्थो पोजिशन पे, ठीक है। अब लेकिन अगर मान लेते हैं दोनों ऑर्थो पोजिशन ब्लॉक कर दी जाए तो फिर आपका प्रोडक्ट बनता है पैरा पोजिशन पे। बस ये इसके बारे में पूरी इसकी रामायण कहानी थी। अच्छा, अभी नेक्स्ट पॉइंट तुम्हें क्या नोट डाउन करना है, वो नेक्स्ट पॉइंट मैं तुम्हें बता दे रही हूँ कि यहाँ पे जो ये रीअरेंजमेंट रिएक्शन हो रही है, इवन ये वाली भी और इससे पहले वाली आपकी फ्राइज वाली भी, तो ये जो दोनों रीअरेंजमेंट रिएक्शन है, इन रीअरेंजमेंट ये इंट्रामोलिक्यूलर रीअरेंजमेंट रिएक्शन है, ठीक है। ये कौन सी है, इंट्रामोलिक्यूलर, ठीक है, ये वाला पार्ट याद रखना। अच्छा, 7वां पॉइंट जो यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि क्लासन रीअरेंजमेंट रिएक्शन में अगर जो तुम्हारा शिफ्टिंग, अगर मान लेते हैं रीअरेंजमेंट यानी कि शिफ्टिंग अगर ऑर्थो पोजिशन पे हो रही है, अगर तुम्हारे पास ऑर्थो जगह खाली है तो ऑर्थो पोजिशन पे अगर हो रही है, तो ऐसे में आपकी जो अलाइलिक चेन है वो अलाइलिक चेन का इन्वर्जन हो जाएगा। इसका मैं मतलब आगे इलस्ट्रेशन से समझाऊंगी, बट फिलहाल नोट्स में लिखने के लिए कुछ तो चाहिए ना, तो इन्वर्जन हो जाएगा अलाइलिक चेन का। लेकिन अगर मान लेते हैं आपकी दोनों ऑर्थो पोजिशन ब्लॉक्ड हैं, तो ऐसे में शिफ्टिंग अगर हम पैरा पे करा रहे हैं तो वहाँ पे किसी भी प्रकार का सॉरी इन्वर्जन नहीं होता है, नो इन्वर्जन ऑफ अलाइलिक पोजिशन, ये बात तुमको याद रखनी है करके, ठीक है। वहाँ पे अलाइलिक चेन का कोई इन्वर्जन नहीं। अब इसका मैं मीनिंग समझा देती हूँ कि किस तरीके से, देखो ये रिएक्शन तुम लोगों को याद रखनी है। तो अब क्योंकि हम लोगों के पास पेपर में इतनी सारी रिएक्शंस आ जाएंगी तो हम कैसे याद रखेंगे करके कि ये क्लासन रिएक्शन हो रही है कि ये क्लासन रिएक्शन नहीं हो रही है। तो एक्चुअल में अगर तुम थोड़े से हायर क्लासेस में होते ना तो इस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं 3,3 सिग्माट्रोपिक शिफ्ट, बट इस तरीके के भारी भरकम शब्द याद रखने की तुम्हें कोई आवश्यकता नहीं है,
ठीक है। तो अब इसको आइडेंटिफाई मुझे कैसे करना है कि वहाँ पे क्लासन रिएक्शन हो रहा है। देखो, इसको आइडेंटिफाई करने का तरीका ऐसा है कि जैसे आपको बेंजीन रिंग दिख जाए, पहले इतना तो याद रहना पड़ेगा कि करके वहाँ पर ऑक्सीजन होता है, मतलब एक ईथर होता है, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने एक सबस्ट्रेट ड्रॉ कर लिया। अब तुम्हें पहचानना है क्या ये सबस्ट्रेट क्लासन रिएक्शन शो करेगा क्या। तो जो अपना ऑक्सीजन होता है ना, उस ऑक्सीजन को 1 नंबर दे दिया करो। फिर उस ऑक्सीजन से बाजू में जो आपके इस तरफ जुड़ा है, इस वाले को अपना, इसको भी 1 नंबर दे दिया करो, ठीक है। किस किस को देना है समझ रहे हो। अच्छा, अब उसके बाद ये आगे चेन बढ़ाओ, तो दिस इज 2, दिस इज 3। वैसे यहाँ पे भी नंबरिंग करो, तो ये हो गया 2 और ये वाली पोजीशन हो गई 3, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं, अगर आपके पास यहाँ पे 2 और 3, देखो दोनों 2 और 3 के बीच में क्या मौजूद है, डबल बॉन्ड मौजूद है, और यहाँ पे भी 2 और 3 के बीच में क्या मौजूद है, डबल बॉन्ड मौजूद है। तो अगर इस तरीके का सिस्टम तुम्हें कभी दिख रहा है, तो ये बात समझ जाना कि वो क्लासन रीअरेंजमेंट रिएक्शन की कैटेगरी है, ठीक है। अगर इस तरीके का रीअरेंजमेंट दिखा तो मतलब वो कौन है, आपका क्लासन रीअरेंजमेंट रिएक्शन वहाँ पर फिर अप्लाई होना शुरू हो जाएगा। क्लियर है। अच्छा, अब इसमें एक जगह किसी प्राणियों को ऐसा भी डाउट आ सकता है कि मैंने इस पोजीशन को 3rd नंबर क्यों नहीं दिया। तो थोड़ा सा अगर अपने IUPAC के बेसिक्स में जाओगे तो तुम्हें इसका रीज़न मिल जाएगा, ठीक है। वो अगर नहीं मिले तो मुझे मैसेज कर देना, मैं बता दूंगी, बट इतनी हिंट काफ़ी है उस चीज़ को बताने के लिए, ठीक है। अच्छा, अब देखो ये चीज़ कैसी है। अब यहाँ पे जब हम इसको हीट करते हैं, ठीक है, आपने इस पर्टिकुलर सबस्ट्रेट को हीट किया अराउंड 200 डिग्री सेल्सियस पर, तो ये जो ऑक्सीजन के बाजू में जो पूरा ग्रुप है ना, उसको छोड़ देगा। और जब ऑक्सीजन के बाजू में उसको वो पूरा ग्रुप छोड़ देगा, तो तुम्हें पता है वहाँ पे क्या आने वाला है। वहाँ पे आपकी रिंग तो रहेगी, लेकिन वहाँ पे O के पास H भी आ जाएगा, लेकिन वो ग्रुप कहाँ जाएगा, वो ग्रुप चला जाएगा क्लासन के केस में ऑर्थो पोजिशन पर, पैरा पे वो नहीं जाएगा। अगर आपकी ऑर्थो पोजिशन ब्लॉक्ड है तो ही वो पैरा पे जाएगा। तो अब एक इंसान को फीलिंग कैसी आती है कि अच्छा, फ्राइज रीअरेंजमेंट में तो जहाँ ऑक्सीजन से जॉइंट होता था, है ना, फ्राइज रीअरेंजमेंट में ऑक्सीजन से जो पार्ट ज्वाइन होता था उसी पार्ट को हम भेज देते थे यहाँ पे, बराबर कह रही हूँ मैं। लेकिन क्लासन में ऐसा नहीं होता। क्लासन में ज्वाइनिंग आपकी चेन में जो 3rd नंबर है ना, इस 3rd नंबर से होती है। ये यहाँ से ज्वाइनिंग करनी है आपने। फ्राइज में ज्वाइनिंग कहाँ से की थी, इस पोजीशन से। यहाँ पे ज्वाइनिंग तुम्हें यहाँ से नहीं करनी है करके कि उसको इस पोजीशन से ज्वाइन कर दिया करके। यहाँ पे ज्वाइनिंग कहाँ से होगी, यहाँ से ज्वाइनिंग होगी 3rd नंबर से। यही बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करती है आपके फ्राइज में, और डिफरेंस होता है क्लासन में। क्लासन में जो रीअरेंजमेंट है वो 3rd नंबर से ज्वाइन होता है, और फ्राइज में जो रीअरेंजमेंट है वो वहीं से ज्वाइन हो जाता है जहाँ से वो ऑक्सीजन को अटैच रहता है, ठीक है। समझ में आ रही है वाली बात क्या की जा रही है करके, ठीक है। तो अब ज्वाइन करो। तो अब अगर तुमने ज्वाइन करना शुरू किया तो देखो क्या होगा, ये वाला CH2 ज्वाइन होगा, ठीक है। तो इसको मैंने ज्वाइन कर दिया, तो ये आ गया सिग्मा बॉन्ड से यहाँ ज्वाइन हो गया CH2। अब तुम खुद अपनी कॉमन सेंस लगाओ कि अगर तुम पूरा का पूरा वैसे का वैसे ही ये ऐसा उठा के तुमने छाप दिया, तो तुम्हें क्या लग रहा है, कुछ गड़बड़ नहीं हो गया इस स्ट्रक्चर में। ये कार्बन के टोटल कितने बॉन्ड बन गए, 5, राइट। तो ऐसे केस में, और ऊपर से ये वाले कार्बन के यहाँ कितने बॉन्ड बन गए, इसके तो 4, इसके भी 4, लेकिन यहाँ कुछ तो गड़बड़ी हो गई है, तो इसको हमें ठीक करना पड़ेगा ना। तो ठीक देखो इस तरीके से किया जाएगा। अच्छा, इसके कितने हो गए, 3, इसके हो गए 5, और इसके बराबर 4, ये तो गलत है। तो जब आप क्लासन में उल्टी ज्वाइनिंग करो ना, तो उल्टी ज्वाइनिंग करते वक्त बिल्कुल भी ऐसी हरकत मत करना कि जैसा लिखा है वैसे का वैसे ही उठा के छाप दिया, ठीक है। आपको वहाँ पे डबल बॉन्ड क्या करने पड़ेंगे, शिफ्ट करने पड़ेंगे। तो कैसा होगा, ये जो डबल बॉन्ड है ये अपनी जगह छोड़कर ये एक स्टेप आगे शिफ्ट हो जाएगा, राइट। यानी कि अगर ये आगे शिफ्ट हो गया तो ये चीज़ कैसी दिखने वाली है, ये चीज़ कुछ आपकी इस तरीके से दिखेगी। यहाँ पे ये आ जाएगा, 1 मिनट, ठीक है। ये जो पाई बॉन्ड है यहाँ से गया, ये पाई बॉन्ड शिफ्ट हो गया आपके यहाँ पर। अब तुम चेक करो यहाँ पे आपका, फिर यहाँ पे आप सब कुछ बराबर है, इसके पास भी 4 है, इसके पास भी 4 है, और अब इसके पास भी 4 है करके। तो ये जो मैंने तुम्हें ऊपर वर्ड लिखवाया था ना करके कि वहाँ पर करके आपको कोई इन्वर्जन नहीं होता, तो मेरे हिसाब से अब तुम्हें इन्वर्जन का मतलब समझ गया होगा कि जब हम ऑर्थो पे करते हैं तो क्या होता है करके, ठीक है। अच्छा, लेकिन मान लेते हैं अगर यही सेम क्वेश्चन ऐसा होता
ठीक है, ये सेम क्वेश्चन ऐसा होता कि यहाँ पे ये है, मैंने लगा दिया यहाँ पे CH3, यहाँ लगा दिया है CH3, फिर ये O, यहाँ पे CH2, फिर सिंगल बॉन्ड CH और डबल बॉन्ड CH2, और तुमसे कहा कि हीट करो। तो वैसे तो कायदे से प्रोडक्ट बन जाना चाहिए था कहाँ पे, आपकी ऑर्थो वाली पोजीशन पे, लेकिन ऑर्थो वाली पोजीशन तो मैंने ब्लॉक करके रखी है, तो ऑर्थो पे तो प्रोडक्ट बनेगा नहीं, फिर ये प्रोडक्ट कहाँ जाएगा, अब ये जाएगा पैरा पे। लेकिन जब ये प्रोडक्ट को तुम पैरा पे भेजोगे तो ज्योमेट्री मतलब अलाइलिक चेन में किसी भी प्रकार का इन्वर्जन क्रिएट नहीं करोगे। ठीक है, वो जहाँ से ऑक्सीजन से कनेक्टेड है ना, यानी कि यहाँ से कनेक्टेड है, फर्स्ट नंबर से कनेक्टेड है, तो डायरेक्ट फर्स्ट नंबर जाके ज्वाइन कर दो। तो फर्स्ट नंबर मैंने ज्वाइन किया तो क्या हो जाएगा CH2, फिर उसके बाद सिंगल बॉन्ड CH और डबल बॉन्ड CH2। क्योंकि मैंने ऐसा ज्वाइन कर दिया तो मेरा सबसे पहला काम ये होना चाहिए चेक करना क्या कहीं कोई वैसा केस तो नहीं हो गया कि किसी ने 5 बॉन्ड बना लिए, किसी ने 4 बना लिए। ठीक है, तो अब तुम इसको चेक करो, यहाँ पे इसने कितने बॉन्ड बनाए 4, इसने भी कितने बनाए 4, और उसने भी कितने बनाए 4। तो जहाँ से जॉइंट होता है ना उसी को शिफ्ट कर देने में कभी आपको इस तरीके की झंझट नहीं आती। बट जब ऑर्थो वाला करते हैं तो हमें थर्ड नंबर से ज्वाइन करना है, याद रखना कहाँ से ज्वाइन करना है, थर्ड नंबर से। और फिर उसमें ज्वाइन करते वक्त आपको पाई बॉन्ड थोड़े से शिफ्ट करने पड़ेंगे ताकि वाली चीज़ कैसी हो सके तुम्हारी बराबर रहे करके। ठीक है, एक और इलस्ट्रेशन देखते हैं इस चीज़ का। जैसे मान लेते हैं क्वेश्चन ऐसा हो, ये ऐसा दिया मैंने, ये यहाँ पे दे दिया रिंग, यहाँ पे कर दिया है ऑक्सीजन, यहाँ पे कर दिया है CH2, फिर CH, फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे CH3। ठीक है, तो फटाफट यहाँ पे क्लाजन तो होने वाला है क्योंकि फिलहाल टॉपिक ही मैं क्लाजन का पढ़ा रही हूँ, और किस तरीके से क्लाजन को आइडेंटिफाई करते हैं ये भी मैं बता चुकी हूँ। तो यहाँ पे देखो, ये हो गया आपका 1 नंबर, ये हो गया 2, ये हो गया 3 और ये हो गया 4। अब तुम्हें पता है करके यहाँ पे शिफ्टिंग तुम्हें कहाँ करानी है, राइट। शिफ्टिंग और पहले तो ऑर्थो पे होगी, और जब शिफ्टिंग ऑर्थो पे होती है तो कहाँ से होती है, जो आपकी थर्ड पोजीशन होती है ना, ये थर्ड पोजीशन जाके अटैच होगी ऑर्थो पर। तो थर्ड पोजीशन पे फिलहाल मैं अटैच कर देती हूँ उस चीज़ को। कैसी दिखेगी देखो, ये अटैच होने के बाद ये दिखेगा CH, और उस CH से जुड़ा हुआ है चौथे नंबर पे एक CH3, फिर इस CH से डबल बॉन्ड के वाया जुड़ा हुआ है एक और CH, और उस CH से जुड़ा हुआ है सिंगल बॉन्ड से CH2। लेकिन ये चीज़ मैं तुम्हें पहले ही बता चुकी हूँ कि जब आप थर्ड नंबर से ज्वाइनिंग करते हो तो थोड़ा सा आपको पाई बॉन्ड ना शिफ्ट करना पड़ता है। अब हमको ये डिसाइड करना रहेगा कि पाई बॉन्ड हम किस तरह शिफ्ट करेंगे। तो देखो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हैं 4, तो ये तो एकदम अच्छा है, खुश है। यहाँ पे देखो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हो गए हैं आप लोगों के 5, और यहाँ पे ये कितना है आपका, ये 4 है, ये भी खुश है। लेकिन यहाँ पे बॉन्ड हो गए 3, तो इसका मतलब ये जो पाई बॉन्ड मैंने यहाँ बनाया है, ये पाई बॉन्ड यहाँ नहीं होना चाहिए था, ये पाई बॉन्ड होना चाहिए था एक्चुअली में यहाँ। ठीक है, ये यहाँ होना चाहिए था। तो ऐसे में अब इसी स्ट्रक्चर में मैं करेक्ट कर दे रही हूँ। तो यहाँ से मैंने एक पाई बॉन्ड मैं क्या कर दूंगी, हटा दूंगी, तो उससे सिग्मा बॉन्ड बचेगा, और यहाँ पे मैं एक पाई बॉन्ड क्रिएट कर दूंगी। तो ये मेरा स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो अभी अगर मान लेते हैं तुम लोगों को एक ही बार में शिफ्टिंग, एक ही बार में ज्वाइनिंग और एक ही बार में अगर पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग नहीं समझती है या नहीं अभी उतना हाथ बैठा है, तो जैसे मैंने ही किया ना पहले वैसे ही कर लिया करो। ठीक है, हाइड्रोजन कितने कितने मार्क कर लिया करो, फिर उस तरफ जहाँ कहाँ ज़्यादा है या जहाँ कम है वहाँ शिफ्ट किया करो। ठीक है, अच्छा एक इलस्ट्रेशन और इसके प्रकार के जैसा, अगर मान लेते हैं ये वाली चीज़ की सिचुएशन कुछ इस तरीके की होती कि ऑक्सीजन कनेक्टेड है CH2, फिर CH, फिर उसके बाद यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पे मैंने लिख दिया C6H5। ठीक है, यहाँ पे लगा दिया है CH3 और यहाँ पे भी लगा दिया है CH3। और अब अगर मैं तुमसे ये बोलूँ कि इसको आपको हीट कर रहा है, बताओ प्रोडक्ट क्या बना। तो ज़रूरी नहीं कि आपको वहाँ पे 200 डिग्री सेल्सियस लिख कर आए। इससे पहले भी कई बार बताया है टेम्परेचर नहीं लिख कर आता है, कई बार बहुत रेयर केसेस में कभी आया सो आया। तो सबसे पहले नंबरिंग कर ली 1 2 3, ओके। तो अभी देखो क्या करना है, हमें शिफ्टिंग करानी है, बट ऑर्थो पोजीशन तो ब्लॉक करके रख दी गई है। तो अगर ऑर्थो पोजीशन ब्लॉक करके रख दी गई है तो फिर मजबूरी वर्ष वो चीज़ कहाँ पे शिफ्ट होगी, पैरा पे। अगर मान लेते हैं वो ऑर्थो पोजीशन ब्लॉक नहीं होती है तो वो शिफ्टिंग पैरा पे नहीं होती। तो यहाँ पे जब पैरा पे शिफ्टिंग कराते हैं ना तो आप नॉर्मल शिफ्टिंग कराते हैं, नॉर्मल यानी कि 1 वाली जगह से शिफ्टिंग होती है। तो 1 वाली जगह से जब शिफ्टिंग करोगे तो वो चीज़ जैसी है वैसी की वैसी लिख दो, उसमें कोई भी आपको पाई बॉन्ड वगैरह शिफ्ट करने की झंझट नहीं है।
तो मेरे हिसाब से क्लेजेंट रिएक्शन का अगर तुम्हें डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखना रहे तो तुम अभी डायरेक्ट प्रोडक्ट तो लिख ही लोगे क्लेजेंट रिएक्शन का। अब बात आती है मैकेनिज्म पर। मैकेनिज्म सिर्फ और सिर्फ मैं तुम्हारी आत्म शांति के लिए समझा रही हूँ। कई लोगों को इस चीज़ से उनके सेंटिमेंट्स हर्ट हो सकते हैं करके कि आपने ये रिएक्शन किस तरीके से लिख दी, बट अदरवाइज याद रखना एंड में जो चीज़ मैटर करेगी वो बस इतना कि आपको रूल्स कैसे याद है। ठीक है, तो ये मैकेनिज्म अगर तुम भूल भी जाओ तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, इग्नोर भी कर सकते हो। अगर इग्नोर करना है तो बस प्रोडक्ट लिखते कैसे हैं वो याद रखना। तो लेट्स से ये मैंने तुम लोगों को एक रिंग बनाकर दे दी। इस रिंग के टॉप पे लगा हुआ है ऑक्सीजन, फिर यहाँ लगा है CH2, फिर मैं कैसा सीधी चेन बनाती थी ना, इस सीधी चेन को हम ऐसा थोड़ा टेढ़ा बनाएंगे, रिंग के फॉर्म में बनाएंगे। ठीक है, ये ऐसा टेढ़ा बना लिया मैंने सिर्फ समझने पर्पस के लिए। अब होगा कैसा, यहाँ पे देखो जैसा आपके फ्राइज में हुआ था, फ्राइज में कैसा हुआ था कि ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स थे, ये पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए थे इस कार्बन पे, जिसकी वजह से उस कार्बन पे बना था निगेटिव चार्ज। फिर वो निगेटिव चार्ज वाला कार्बन गया था आपके असाइल कैटायन को अटैक करने, तो वैसे ये भी जाएगा इसको अटैक करने। यहाँ पे कोई कैटायन नहीं है बट वो जाएगा इसको अटैक करने। अब इमेजिन अगर इस कार्बन के बीच में और उस CH2 के बीच में बॉन्ड बन गया तो ये जो तुम्हारा पाई इलेक्ट्रॉन है ना, ये पाई इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, भाग जाएगा। कहाँ भाग जाएगा, ये इधर भाग जाएगा, ये ऐसे। ठीक है, और फिर जब यहाँ पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ से छोड़ के भाग जाएगा तो इमेजिन करो यहाँ पे थोड़ा 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 डबल बॉन्ड बनना शुरू होगा। यानी कि इस वाली स्टेप में यहाँ पे जो आपका पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड आपका क्या होगा, ब्रेक होगा। यहाँ पे इस वाली स्टेप में आपका एक नया सिग्मा बॉन्ड क्या होगा, फॉर्म होगा। ठीक है, और ऊपर वाली स्टेप में जहाँ ऑलरेडी सिग्मा है, यहाँ पे भी तुम्हारा क्या हो जाएगा, एक पाई बॉन्ड फॉर्म होगा। अब तुम खुद दिमाग लगाओ, अगर पाई बॉन्ड शिफ्ट हो गया तो इस बेचारे कार्बन के कितने बॉन्ड बन जाएंगे, 5। तो 5 बॉन्ड के लिए उसको एक बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, तो वो ये वाले इलेक्ट्रॉन्स को बोलता है जाओ। तो ये वाले इलेक्ट्रॉन्स कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, आपके ऑक्सीजन पे। तो ऑक्सीजन पे तो देखो पहले से 2 पेयर्स थे, तो ऑक्सीजन पे जब एक और पेयर आ जाएगा तो वो बोलेगा कि अरे यार उस पेयर को यूटिलाइज करने मतलब रखने से अच्छा है, नेगेटिव चार्ज रखने से अच्छा है मैं क्या फॉर्म कर लूँ, एक डबल बॉन्ड। ये ऐसी है देखो इसकी मैकेनिज्म। इसीलिए मैं कह रही थी कि अगर ये चीज़ भूल भी जाते हो, नहीं भी याद रहती है तो भी चलेगा। तो देखो ये चीज़ कैसी हो गई, ये बन जाएगा, इसका प्रोडक्ट मैं लिख देती हूँ। ऊपर में बन गया डबल बॉन्ड O। ठीक है, ये बात समझ में आई कैसे बना। ओके, उसके बाद इस वाली पोजीशन से आके जुड़ चुका है आपका CH2, उस CH2 से जुड़ गया है। अच्छा, ऊपर में जहाँ पे अभी तुम्हें इस जगह पे 2 डबल बॉन्ड दिख रहे हैं, एक तो टूट चुका है बॉन्ड। ठीक है, तो वहाँ पे रहेगा एक सिंगल बॉन्ड और फिर CH के साथ आएगा डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड पे आ जाएगा आपका यहाँ पे क्या, CH2, राइट। और उसके अलावा अब यहाँ पे ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड, यहाँ बॉन्ड मैंने क्यों नहीं बनाया, क्योंकि ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पे गए ना। तुम्हें अब पता होगा कि यहाँ पे हाइड्रोजन है, सेम वही प्रवचन कि अब ऐसा करने से एरोमेटिसिटी लूज हो गई है, तो ऑब्वियस है कि वो चीज़ क्या होगी, अब ये खुद को रीअरेंज करेगा। किस तरीके से खुद को रीअरेंज करने वाला है, जैसा हमने फ्राइज में किया था, ये हाइड्रोजन के दोनों इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे यहाँ। ठीक है, अब जब इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे तो ये वाली चीज़ बाहर किस फॉर्म में जाएगी, H+ के फॉर्म में चली जाएगी। ठीक है, और जब ये H+ के फॉर्म में चली गई तो साथ ही साथ में तुम्हारा जो ये ऑक्सीजन है ये भी खुद को रीअरेंज कर लेगा। वो बोलेगा कि एक काम करता हूँ, मैं अपने पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट कर लेता हूँ। तो जैसे ही वो पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट करेगा उस पर बन जाएगा O-, और वही वाला O- इसी हाइड्रोजन को उठा के अपने पास रख लेगा। यानी कि हुआ क्या, बेंजीन के पास का हाइड्रोजन निकल के क्या चला गया, ऑक्सीजन के पास चला गया, और इस तरीके से आपकी एरोमेटाइजेशन, ठीक है, वापस मतलब एरोमेटिक नेचर उसे वापस मिल गया। ठीक है, ये H कहाँ से आया है, ये तुम्हारे उस फ्रॉम बेंजीन वाली पोजीशन से आया है, और इस पोजीशन पे क्या लग गया आपका CH2, सिंगल बॉन्ड CH और डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, अब अगर मैं तुमसे कहूँ कि क्या इस क्वेश्चन में रिंग उल्टी हुई क्या, तो देखो हमने ऊपर इस चीज़ का एक इलस्ट्रेशन लिए थे ये वाला इलस्ट्रेशन। इसमें मैंने बोला था ना रिंग उल्टी करके लगाना तो ये प्रोडक्ट बनेगा। क्या देखो यही प्रोडक्ट अभी हम लोगों का बना। तो एक्चुअल में पहले मैकेनिज्म्स रहती हैं और मैकेनिज्म्स के बाद रूल रहते हैं।
बट अभी तुम लोग इतने छोटे स्टैंडर्ड में हो कि तुम लोगों को यहाँ पे जो चीज़ फेस करनी है उसमें वो एग्ज़ाम फेस करना है जहाँ पे आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस बना सको। तो उस क्वेश्चंस के लिए रूल्स याद होने देखो बहुत ज़रूरी है। बराबर जब तुम छोटे थे तो क्या कभी तुम लोगों ने ये वाली चीज़ प्रूफ की कि a+b=b+a, बट अगर तुम मैथ्स में थोड़ा ग्रेजुएशन करो तो तुम्हें ये सब भी प्रूफ करने को लगाता है। तो ये क्या प्रूफ करते थे हम? नहीं ना। तो वैसे वहाँ पे लेकिन रूल हमें बराबर याद रहता था। तो वही है, आपको रूल फिलहाल अभी बहुत ज़रूरी है याद रखना। तो इस तरीके से जब ऑर्थो पे हम लोग अटैक करवाते हैं तो रिंग क्या हो जाती है, मतलब चेन क्या हो जाती है, इन्वर्ट। पैरा पे इन्वर्ट नहीं होती, उस चीज़ का भी प्रूफ है, बट हम लोग उसमें नहीं घुसेंगे ज़बरदस्ती के, ठीक है, फालतू के टाइम पास। प्रोडक्ट लिखना तो आ चुका है ना तुम लोगों को, बस दैट्स ऑल। तो ये थी आप लोगों की दो बहुत ही इंपॉर्टेंट रीअरेंजमेंट रिएक्शन, दैट इज द क्लासन एंड द फ्राइज रीअरेंजमेंट रिएक्शन। ठीक है, होप सो इसमें कोई गड़बड़ी नहीं करोगे करके तुम। अभी ऐसे ही हम लोग और भी 2-4 नेमदार रिएक्शंस पढ़ेंगे, आज ही पढ़ के उसको फिनिश करेंगे ताकि कल से फिर हम लोग ईथर वाला चैप्टर स्टार्ट कर सकें। आज इस फिनॉल को हमें फुल स्टॉप लगाना है। और एक और बात, एक अपना ना कैसे चैप्टर प्रिपेयर करके रखो पी ब्लॉक। मैं आज उसका एक सेक्शन बता दूंगी कि कौन सा प्रिपेयर करना है तुम्हारी न्यू बुक को देखकर, ठीक है, और उसको प्रिपेयर करके रेडी रखो। उसका जो अभी आपका आएगा आने वाला जो मंडे है, उस आने वाले मंडे में हम लोग फिर उसकी एक टेस्ट रखेंगे। ऑब्वियस है कि MCQ वाले ही मैं रखूँगी, बट मैं टॉपिक ऑलरेडी तुम्हें बता दूंगी कि किस पार्ट को तुम्हें प्रिपेयर करके रेडी रखना है करके, ठीक है। तो अभी इसके बाद जो नेक्स्ट रिएक्शन हम लोग पढ़ेंगे वो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस होंगी काफ़ी ज़्यादा, जिसमें से 2 तुम्हारे बोर्ड्स में भी हैं, ये वाला पार्ट बोर्ड्स में नहीं है, सो यू कैन इग्नोर अगर किसी को करना है तो। पहला रहेगा रेमर टेमन रिएक्शन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, और दूसरा रहेगा आपका एक कोलबेस रिएक्शन करके, ठीक है। तो रेमर टेमन एंड कोलबेस रिएक्शन, ये दोनों पार्ट हम लोगों को आज फिनिश करना है। और बाकी की एक और रिएक्शन है आपकी, ठीक है, VHR रिएक्शन, उसका मैं डायरेक्ट तुम्हें ट्रिक बताऊंगी कि उस रिएक्शन को कैसे काम करते हैं, ठीक है। उसके मैकेनिज्म में हम नहीं घुसेंगे।